नमस्कार, मैं जनप्रक्ता शिवम गौतम। खबर आ रही है गूगल को लेकर। गूगल ने जिस तरीके से आज भारत के लिए $10 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की बात की है, उसके बाद ये पक्का हो गया है कि आने वाले 5 से 7 सालों के अंदर डिजिटाइजेशन को लेकर गूगल भारत में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। ये बड़ी खबर इसलिए है कि ये निवेश वो है जो डिजिटाइजेशन के लिए किया जाएगा। उसके अलावा गूगल तमाम कंपनियों में भी इक्विटी के माध्यम से भी निवेश कर रहा है। तो इस तरीके से भारत अब निवेश के मामले में दुनिया का एक बड़ा डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। और जिस तरीके से चीन के अंदर कोविड की वजह से तमाम कंपनियां चीन को छोड़कर भाग रही थी, उसके बाद भी ये पक्का हो गया था कि तमाम जो बड़ी इंटरनेशनल आईएनसीज हैं वो भारत को अपना डेस्टिनेशन बना रही हैं। खासकर गूगल के मामले में अगर देखा जाए तो गूगल के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। और यही वजह है कि आज सुंदर पिचाई ने घोषणा की और उन्होंने कहा कि मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि आने वाले समय में गूगल $10 बिलियन यानी कि 75,000 करोड़ रुपए का निवेश भारत में करने जा रहा है। इसको लेकर प्रधानमंत्री ने भी आज सुबह एक ट्वीट किया था और उन्होंने बताया था कि उनकी आज सुंदर पिचाई से बात हुई थी और उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, क्योंकि ये जो बात हुई थी उसमें जो सब्जेक्ट थे उसमें कई सारी चीज़ें थी। डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेकर था, फार्मर्स को लेकर था और उसके अलावा यंगस्टर यानी कि किसानों और जवानों के लिए भी इसमें बहुत कुछ था। गूगल पहले भी इस तरीके की घोषणा कर चुका है। इससे एक संदेश जाता है पूरी दुनिया में कि भारत आज जिस तरीके से नितिन गडकरी ने भी आज सुबह एक ट्वीट करके कहा था कि ईज ऑफ डूइंग के मामले में भारत की स्थिति बेहतर होती जा रही है। इसको लेकर आईएमएफ भी कई बार कह चुका है और फिर से उन्होंने भारत की ग्रेडिंग है जो बढ़ाई है इस मामले में। जो ईज ऑफ डूइंग का मतलब ये होता है कि अगर कोई कंपनी भारत में अपना कारोबार शुरू करना चाहती है तो उसको अपना कारोबार शुरू करने में जो फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में कितना समय लगता है, उस मामले में भारत में स्थितियाँ पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर होती जा रही हैं। इसके संकेत नितिन गडकरी ने भी दिए और जिस तरीके से गूगल ने इतना बड़ा ऐलान किया है उसके बाद ये स्पष्ट है कि अब आने वाले समय में और भी तमाम कंपनियां इसी तरीके से अपने निवेश को बढ़ाएंगी। जैसा कि कल भी एक खबर थी कि एप्पल का मोबाइल बनाने वाली एक कंपनी ने भी इसी तरीके की घोषणा की थी कि वो भारत में बड़ा निवेश करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ अन्य कॉलकॉम जैसी कंपनियां भी हैं जो $10 मिलियन का उन्होंने भी कहा। तो सीधे तौर पर ये एक जो फॉरेक्स रिजर्व है और भारत में रोजगार के साधन हैं उनको बढ़ाने की दिशा में एक सूचना है, क्योंकि अगर $10 बिलियन का निवेश होता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ रोजगार के अवसर पैदा होंगे। डिजिटाइजेशन अगर होगा गूगल इंडिया का, तो निश्चित तौर पर उससे भारत के लोगों को फ़ायदा मिलेगा और उससे फर्दर जो डेवलपमेंट होगा उसका भी फ़ायदा इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये सीधे तौर पर चीन के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि चीन इससे पहले जो बड़ी कंपनियां थीं चीन उनको अपने यहाँ लुभाता रहा था, लेकिन जिस तरीके से कोविड के बाद में चीन की परिस्थितियां बनी उसके बाद अवसर पैदा हुए भारत में। और भारत ने एक और बड़ा झटका चीन को तब दिया जब ताइवान में अपना राजदूत नियुक्त आज भारत ने कर दिया। गौरांग लाल दास को भारत का राजदूत के तौर पर ताइवान भेजा जा रहा है। इससे पहले वो अमेरिका में भी दूतावास में काम कर चुके हैं और उसके अलावा उनका वाइड एक्सपीरियंस है। वो 1999 बैच के आईएफएस में हैं और इससे पहले भारत की तरफ से ताइवान में दूतावास नहीं था, बल्कि वो एक एसोसिएशन के तौर पर, भारत ताइवान एसोसिएशन के तौर पर भारत के जो व्यापारिक संबंध थे या राजनयिक संबंध थे वो ताइवान के साथ चलते थे। लेकिन अब जिस तरीके से भारत सरकार ने घोषणा की है उसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत सरकार अब ताइवान के मामले में वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानेगी। चीन का ये हमेशा से आग्रह रहा था कि भारत ने जब जवाहरलाल के प्रधानमंत्री काल में हुआ था, चीन के अंदर एक क्रांति हुई थी, कॉमिंटांग का शासन को कम्युनिस्टों ने पलट दिया था और उसके बाद यांग काई शेक अपनी जो सरकार थी उसको फॉर्मोसा, जिसका कि मतलब होता है सुंदर यानी खूबसूरत द्वीप जिसे कहा जाता था, जिसको बाद में ताइपेई राजधानी बनाई गई, ताइवान जो द्वीप है उसमें ले गए थे और तब से रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार वहीं से चला करती थी। लेकिन चीन की जो मेनलैंड था उसमें पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन हो गया था और उसके बाद तमाम देशों ने ताइवान की जगह चीन को
मान्यता दे दी थी और 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ से भी ताइवान को बेदखल कर दिया गया था। उसके बाद भी ताइवान ने जिस तरीके से पिछले सालों में तरक्की की है वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ये इकोनॉमी है और उसके लिहाज से देखें तो ताइवान 21वां बड़ा एक्सपोर्टर है दुनिया का। उसके अलावा ये छोटा सा द्वीप है, करीब 36,000 वर्ग किलोमीटर का ये द्वीप है। उसके बावजूद इसकी जो इकोनॉमी है वो डेवलप्ड कंट्री के श्रेणी में आती है। वैसे चीन इसको अपने देश का हिस्सा बताता रहा है, लेकिन ताइवान की जो राष्ट्रपति है साई इंग-वेन, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया था कि वो वन चाइना पॉलिसी के अंदर नहीं मानेगी और ताइवान उनका एक स्वतंत्र देश है। इसको लेकर अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जो चीन के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहे हैं वो भी ताइवान को मान्यता दे रहे हैं। और उसी कड़ी में भारत ने भी अब ताइवान को मान्यता देकर चीन को साफ संकेत दे दिया है कि वो चीन की उस बात को नहीं मानेगा जिसमें वो ताइवान को अपना एक प्रदेश यानी कि वन चाइना पॉलिसी के तहत अपना ही एक प्रोविंस घोषित करता है। और ऐसा करना दोनों देशों के लिए फ़ायदेमंद है, भारत के लिए भी, क्योंकि ताइवान जिस तरीके से छोटा देश है लेकिन उसके बावजूद उसकी जो 1.3 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है, यानी कि अगर बात की जाए तो करीब करीब 100 लाख करोड़ से ज़्यादा की इकोनॉमी है ताइवान की, और उनकी जो तरक्की है उससे भारत को भी फ़ायदा मिल सकता है। और यही चीन की समस्या है, इसीलिए चीन बार बार ताइवान के खिलाफ मोर्चा खोलता रहता है, उसकी बुराइयां करता रहता है और ये कहता रहता है कि वो उसका एक हिस्सा है, वो जब चाहेगा उसको अपने में मिला लेगा। लेकिन साई इंग-वेन जब दोबारा से राष्ट्रपति चुनी गई थी तब भी भारत की सरकार ने एक संदेश दिया था और मीनाक्षी लेखी और एक और सांसद वर्चुअली उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे, जिससे स्पष्ट हो गया था कि अब भारत और जो चीन के बीच जो रिश्ते हैं उनके बीच में ताइवान को भारत अलग करके देख रहा है। और यही वजह है कि ताइवान के साथ अब राजनयिक संबंध भी स्थापित कर दिए गए हैं। वैसे तो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन जवाहरलाल की गलत नीतियों की वजह से भारत हमेशा चीन का पक्ष लेता रहा और जिस तरीके से चीन को सुरक्षा परिषद की सीट भी भारत ने ऑफर कर दी थी, जो कि एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक भूल आप उसको कह सकते हैं, जिसका खामियाजा भारत को आज भी भुगतना पड़ रहा है। ताइवान के साथ भारत के संबंधों को बढ़ने से चीन भी तिलमिलाया हुआ है। सुन विडांग जो कि राजदूत हैं चीन के, उन्होंने भी कहा है कि कोई भी इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए जो दूसरे देश की संप्रभुता या उसके आपसी संबंधों से संबंधित हो और उसमें हस्तक्षेप मानी जानी चाहिए। यानी कि जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से बात आई थी कि अमेरिका ने ताइवान को बहुत सारे हथियार दिए हैं, उसके बाद ग्लोबल टाइम्स में चीन तिलमिला गया और चीन ने ये कहने की कोशिश की कि चीन का जो रक्षा बजट है उसके सामने ताइवान का रक्षा बजट कुछ भी नहीं है और ताइवान को चीन जब चाहेगा तब अपनी सेना भेजकर अपने कब्जे में कर लेगा। लेकिन आज जब भारत ने फिर से चीन को एक झटका दिया ताइवान के मामले में, और ताइवान को मजबूत होने का मतलब यह है कि साउथ चाइना सी के अंदर चीन का जो आतंक फैला हुआ है, जो दादागिरी फैली हुई है, उसको टक्कर देने में ताइवान अब आगे आ सकता है। और ताइवान ने भी अमेरिका की मदद से ये कहा था कि अगर चीन एक भी गोली चलाएगा तो ताइवान उसका करारा जवाब देगा। यानी अब जो दक्षिण चीन सागर है उसमें एक बड़ी ताकत के तौर पर ताइवान उभर रहा है और इसका साथ दे रहे हैं भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। यही वजह है कि चीन को ये बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। बाकी अगर 193 देश जो यूएन के हैं उनमें से 14 देश अब तक मान्यता देते हैं ताइवान को, लेकिन व्यापारिक संबंध तमाम देशों के साथ हैं ताइवान के। और इसकी वजह यह है कि ताइवान में जो टेक्नोलॉजिकल एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा है और ताइवान सीधे टक्कर देता हुआ दिखाई देता है चीन को बहुत से मामलों में। तो इस तरीके से ये बहुत बड़ा एक कूटनीतिक कदम है जो भारत सरकार ने उठाया है और इसके फायदे दोनों तरफ से मिलने वाले हैं, क्योंकि ताइवान की तमाम कंपनियां भी भारत में अपना निवेश करने जा रही हैं और उसका सीधे सीधे तौर पर चीन को बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि ताइवान की कंपनियां पहले चीन में निवेश करती थी और चीन में रोजगार भी उससे सृजित हुआ करते थे। लेकिन अगर ताइवान की कंपनियां भारत आएंगी और भारत और ताइवान के जो व्यापार के रिश्ते बढ़ेंगे, उससे कई मामलों में भारत को भी विकास में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि छोटा होते हुए भी ताइवान अपने आप को विकासशील देशों की बजाय विकसित देशों में गिनवाता है। इसकी वजह यही है कि वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पर है और अगर ताइवान को सहयोग दिया जाए तो वो एक बेहतर तरीके से चीन को टक्कर देने में भारत का साथ दे सकता है। यही संदेश भारत की सरकार पिछले 2 महीने से दे रही है और चीन इसको लेकर बार बार बौखलाता रहा है। तो
तो ताइवान और भारत के बीच में ये जो नए संबंध विकसित हो रहे हैं उसका असर जो एशिया की पूरी राजनीति है उस पर पड़ेगा। चीन और भारत के बीच में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है या फिर जो व्यापार घाटा है उस पर भी पड़ेगा, क्योंकि हम जो अभी तक चीन से इंपोर्ट करते हैं उसको हम एक तरीके से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं ताइवान के साथ में, और उस तरीके से जो सस्ती चीज़ें हैं वो भी मिलती रहेंगी। लेकिन दूसरी तरफ हम चीन को व्यापारिक तौर पर, आर्थिक तौर पर एक बड़ी चोट पहुंचा सकते हैं। इसका डर चीन को पहले ही सता रहा था, इसीलिए बार बार चीन कहा करता था कि भारत ने जिस तरीके से साई इंगबेन के शपथ ग्रहण समारोह में अपने सांसदों को भेजने की बात की है वो सीधे तौर पर उन संबंधों के खिलाफ है जो भारत और चीन के बीच में है। उसके अलावा जब ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा दिखाई दिया तब भी चीन को यह डर था कि कहीं ताइवान और भारत की दोस्ती ज़्यादा आगे न बढ़ जाए। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से गौरांग लाल दास को भारत का राजदूत ताइवान में नियुक्त किया है उसके बाद तो ये पक्का हो गया है कि भारत अब पूरी तरीके से ताइवान के साथ खड़ा हुआ है और इसका सबसे बड़ा खामियाजा चीन को भुगतना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।